गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। तो जैसा कि आप सबको पता है, बायो का ब्रिज कोर्स स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं और ब्रिज कोर्स का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज़ के बारे में। स्टार्ट किए थे, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, ठीक है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में तुम लोग को बताए थे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों का चर्चा हम किए थे क्लास फर्स्ट में, यानी कि ब्रिज कोर्स का पहला लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, छोटा छोटा लेक्चर ही दे रहे हैं, ठीक है। पहला चीज़ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। और सेकेंड चीज़ पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू किया जाए। तो इस तरीक़ा से देखो, अगर तुम लोग लिख पा रहे हो मेरे साथ साथ, आराम से लिख रहे हैं तो आराम से लिखो, ठीक है, ताकि बाद में तुमको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो। एक तरफ लिखना प्लांट सेल और दूसरा तरफ लिखना एनिमल सेल। ठीक है, चलो अब आगे सुनो ध्यान से। अब एक काम करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं प्लांट सेल में ओनियन का पील, ठीक है, ओनियन पील सेल, और एनिमल सेल को समझने के लिए लेते हैं ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, तो इसके लिए ले लेते हैं ह्यूमन चीक सेल। और इसके लेते हैं ओनियन पिल सेल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। है क्या हो गया जी? हाँ, चलो देखो, अब अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, ओनियन पील सेल के बारे में, तो ओनियन पील सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, 9th में पढ़ा है ना, हाँ, कि प्लांट सेल का सबसे आउटर बाउंड्री जो तो उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो आउटर बाउंड्री है इसको बोल देते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल है कैसा, रिजिड एंड नॉन लिविंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़,
दूसरा हम बात करेंगे तो सेल वॉल के अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के जस्ट अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसको लिख देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और तुम सबको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर से फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल भी होता है, डन है। अब आगे देखो, बीच में मान के चलते हैं कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस बोल रहे हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जितना भी एक्टिविटी सेल परफॉर्म करता है सभी के सभी किसके कंट्रोल में आता है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में आता है, इसलिए उसको ब्रेन ऑफ द सेल हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे ह्यूमन चिक सेल की में, तो ह्यूमन चिक सेल के बाहर जो आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो, अब यहीं पर पहला डिफरेंस तुमको समझ में आ गया कि प्लांट सेल में तुम्हारा सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। तो पहला डिफरेंस ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना सबसे पहले सेल वॉल इज प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखो सेल वॉल इज एब्सेंट। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? चलो अब आगे देखो, प्लांट सेल के अंदर तुम्हारा प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, और प्लास्टिड का अंदर होता है क्या? प्लास्टिड का बेसिकली एक टाइप है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो कि एक ये प्रेजेंट है तुम्हारा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल का साइज इतना बड़ा होता है, यानी कि सेंट्रल वैक्यूल 90% स्पेस को ऑक्युपाई करता है प्लांट सेल में, जिसके वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? साइड में आ जाता है और वैक्यूल बीच में रहता है। ठीक है, क्या हो जा रहा है बोर्ड का? है? ये देखिए, ए भाई कर रहे हैं कुछ तो गेम हो रहा है बोर्ड के साथ। कहीं को कोई सेल वॉल इज प्रेजेंट के पास भाग गया। अरे भाई तब मक्खी था यहाँ।
तबे हम कहाँ रहे हैं, ये सब क्या। जा कोई फायदा नहीं है भाई। चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया, डन डन डन। आप देखो आगे। तो यहाँ पर बनाते हैं जिसको हम वैक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये वैक्यूल तुम्हारा एब्सेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब आराम से देखो। पहला चीज़ हम क्या बोले हैं, स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो कि जितना भी प्लांट सेल है सभी के बाहर एक आउटर बाउंड्री होता है जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। और वो एब्सेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, और जितना भी सेल्स होता है चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सभी सेल्स में तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं, ताकि वो सब जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा बात, अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, तो सेकेंड लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अब हम बात करते हैं वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, जो लगभग 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, और ये चीज़ तुम्हारा एब्सेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो, हेलो, क्या हो जा रहा है बोर्ड को भाई, ये मक्खी लोग परेशान कर रहा है। घुमाने वाला है सर, घुमाने वाला वो नहीं सर, ऊपर है, ऊपर हाँ उधर ही रोक दी, उधर ही अब काम कर रहा है ना। चलो देखो देखो देखो, हेलो देखो, अब बोलेगा सर ये कौन चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बालक सेंट्रोजोम, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोजोम, या फिर सेंट्रियोल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल दोनों बात बराबर है, एक ही नाम है, ठीक है।
इसका काम क्या होता है, इसका क्या काम होता है तुम्हारा, सेल डिवीज़न में हेल्प करना। क्या काम होता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करना। ठीक है, तो सिंपल लिख सकते हैं हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। और ये जो सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल है, ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखना, सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट और यहाँ पे लिखना सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्लीट डिफरेंस है प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो हमको लगता है कि दोनों डिफरेंस को याद करने में या फिर समझने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम लोगों को कभी भी लगे कि क्या था, क्या डिफरेंस था, भूल गया है, बस एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो याद रख लेना। सिंपल सी याद रखना, 4C, 1C, 2C, 3C, 4C। ठीक है, 1C का मतलब क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, और अगला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अगला सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल और सेंट्रोजोम। ठीक है, तो इससे तुम याद रख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है। अकबर है ना, सो रहा है कि सब भेज दीजिएगा नहीं सर। हाँ तेरी क्यों नहीं लिखा है? की रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो लेक्चर तो जाएगा ही। अच्छा ये देखिए ना, ये फर्स्ट ये वाला लिखना था उसी में। किसमें, हाँ हाँ एक इसके आगे लेक्चर, लिखना है। हाँ इसके आगे लिखना है। एक लेक्चर रिकॉर्ड किए थे ना, एक ही लेक्चर लिखा है। मतलब एक लेक्चर पहले गया था ना इसका ब्रिज कोर्स फर्स्ट का, वाला लेक्चर लिखा है बस। हाँ तो अभी सेकेंड ही लेक्चर है। हमारा चलो अब फिर से इस तरीक़ा से बना लो। एक तरफ लिख लो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा तरफ लिखो यूकैरियोटिक सेल। हैं, लाइट ऑफ कर दिया, अच्छा। आप देखो आगे सामने से पहले ध्यान से, प्रो का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव या फिर ओल्ड। ठीक है ना, प्रो का मतलब तुम लोग गेम खेलता है तो मतलब समझना कि प्रो का मतलब सर वो अनूब वो है कि नहीं। हाँ तो वैसा फ्री फायर वाला यहाँ पर बात नहीं करना कि सर प्रो का मतलब होता है वो और नूब का मतलब कि जो नहीं खेलता है, वैसा नहीं बोल रहे हैं हम। ये बोल रहे हैं प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, प्रिमिटिव या फिर ओल्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस,
इसको यहाँ लिख रहे हैं। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, अगला। तो आप देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में जितना भी ऑर्गेनेल्स पाया जाता है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है कितना, 70S टाइप का, 70S टाइप। ठीक है, और इस 70S टाइप का जो लार्जर सब यूनिट है वो कितना होता है, कितना, 50S, और स्मॉलर सब यूनिट 30S। अब तुम्हारे माइंड में एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर राइबोसोम सब दिखा रहे हैं सर ये 70S है, और लार्जर सब यूनिट है 50S, और स्मॉलर सब यूनिट है कितना, 30S। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 70 ही क्यों है कि नहीं? ऐसा डाउट आ सकता है। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर S क्यों लिखा हुआ है। कोई इसको 505 मत समझ लेना, 305 मत समझना। ठीक है, S इसलिए लिखा है जिस तरीक़ा से हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे चावल को मेज़र करेंगे तो क्या केजी में मेज़र करते हैं, 1 किलो चावल है, उस तरीक़ा से राइबोसोम का मेज़रमेंट होता है स्वेटबॉग यूनिट। ठीक है ना, इसलिए वहाँ से बेसिकली यहाँ पर S लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये मान के चलो कि एक RNA है। ठीक है, समझना ध्यान से, RNA है जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब इस RNA पर क्या होता है, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है, अटैच होता है। अब ये समझो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पता है? बोला नहीं। देखो, ये वाला है तुम्हारा 50S और ये वाला है 30S। ठीक है, 50S है और कितना है, 30S है। अब देखो ध्यान से, ये वाला सबसे पहले, ठीक है, आकर के लगेगा इस RNA पर। ठीक है, और फिर तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट भी लगेगा इस पर। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया।
आप देखो, तो कुछ पार्ट जो है एक दूसरे से क्या होता है, ढक जाता है, ठीक ना। और ढकने के वजह से यहाँ पर का जब टोटल सम करोगे तो ये कितना आएगा, 70s आएगा, इसीलिए यहाँ पर 70s लिखा जाता है। डन है, चलो तो यहाँ पर ये लिख देते हैं कि लार्जर सब यूनिट है, ये तुम्हारा है लार्जर सब यूनिट, और ये है स्मॉल सब यूनिट। एक और चीज़ याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल अभी थोड़ा देर पहले बताया, या फिर सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग पूछ रहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहने का क्या मतलब है। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसमें तुमको मालूम चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, या फिर इसको वेल डिफाइंड भी बोल सकते हो। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो मतलब ये है, मतलब यहाँ पर ये है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस is present अगला देखो, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से पहले समझ लेना। देखो, जस्ट सपोज करना, हेलो, जस्ट सपोज करना कि, अरे भाई सुन ले, सपोज करना कि यहाँ पर हम एनिमल से लिए हैं, प्लांट से नहीं लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, इसी न्यूक्लियस के अंदर इस तरीक़ा से अब देखो, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन। हाँ, इस वाला पूरा कंप्लीट पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जो कि वेल क्या, हाँ अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। देखो अब सुनो, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कैसा है, डबल मेम्ब्रेन से, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। तो इस वाला पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बोल दे रहे हैं। और इस वाला पार्ट को बोल रहे हैं इनर मेम्ब्रेन।
कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूक्लियस का क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुने ध्यान से। देखो आप न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। डन बात। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या होता है, तो क्रोमैटिन के अंदर तुम्हारा प्रेजेंट होता है पहला चीज डीएनए, उसके बाद आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कि हम ये सिर्फ बोल रहे हैं जो क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात पकड़ में आ गया। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर इनवेलप इज प्रेजेंट। और समझो, अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। जैसे तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, उसके बाहर मेम्ब्रेन है, तो जिसके पास मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल में बोल सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं, ठीक है, और गोल्जी कम्प्लेक्स, और क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और भी प्रेजेंट होता है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया या फिर प्लास्टिड हो गया, ठीक है, वैक्यूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, अब इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो राइबोसोम बेसिकली अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा होता है 80S टाइप, ठीक है, जिसका लार्जर सब यूनिट होता है तुम्हारा 60S, और स्मॉलर सब यूनिट कितना होता है, 40S होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे एक तुम्हारा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितना 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ये प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है, इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है खुद का। ठीक है, आगे जब चर्चा करेंगे तब बताएंगे। यहाँ तक पूरा बात क्लियर है? ठीक है,
अब इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में तुम्हारा हो जाएगा बैक्टीरिया, कंप्लीट मोनेरा किंगडम, सभी के सभी किसके अंदर आएगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा। बैक्टीरिया क्या क्या हो सकता है? जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ई कोलाई हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, नोस्टेक हो गया, एनाबेना हो गया, स्पिरुलिना हो गया, ये सब क्या है? सब बैक्टीरिया के खानदान का है, ठीक है। हाँ, और भी देख लो, ई कोलाई और देखिए वो बैक्टीरिया छोड़ देते हैं। माइकोप्लाज्मा। चलो इतना रहने देते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पहला तो एनिमल्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स लिख सकते हैं, उसके बाद फंगस लिख सकते हैं, फंजाई। ये सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो पीछे तुम लोग को बताया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर तुमको बता दिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। कहीं पर कोई डाउट? हाँ बोलो। एक चीज़ तुम लोग को यहाँ पर बता देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको डीएनए बोलते हैं। और इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए आधा आधा इन्हें उन्हें नहीं हो सकता है। आधा आधा इन्हें उन्हें, हाँ, अलग-अलग नहीं हो सकता है। आगे जा कर के पढ़ाएंगे ना न्यूक्लियस, तो उसके अंदर तुमको पढ़ाएंगे कंप्लीट क्रोमेटिन के बारे में। या फिर CHS क्लास 11th का लेक्चर चला है, आज का लेक्चर जो अपलोड हुआ है, ठीक है, उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस हम पढ़ा चुके हैं। हाँ, तो उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैसे क्या होता है, सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं है? बात पकड़ में आ गया? हाँ, और बोलो। कुछ बोल रहा है, बोलो। चलो ठीक है। तो देखो, ब्रिज कोर्स का ये लेक्चर 2nd था, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। चलिए, धन्यवाद।